अस्सलाम वालेकुम जी। आज का लेक्चर हमारे पास एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मुख्तलिफ फिज़िक्स की फ़ील्ड में हम इस्तेमाल करते हैं इसे। तो सबसे पहले आज हम देखेंगे कोलिजन्स को, फिर हम एक लफ्ज़ देखेंगे स्कैटरिंग और एक लफ्ज़ देखेंगे रिएक्शन। लैबोरेटरी फ्रेम क्या होता है? सेंटर ऑफ मास ऑफ फ्रेम क्या होता है? फिर जब ये डेफिनेशंस पढ़ लेंगे तो इस बुनियाद पे फिर हम इलास्टिक कोलिजन देखेंगे। कहाँ-कहाँ? लैबोरेटरी फ्रेम में और सेंटर ऑफ मास वाले फ्रेम में। फिर हम देखेंगे कि लैबोरेटरी फ्रेम में और सेंटर ऑफ मास में जो स्कैटरिंग होती है, क्या उनके जो एंगल्स आएँगे, क्या वो एक दूसरे में ट्रांसफॉर्म किए जा सकते हैं? यानी सेंटर ऑफ मास में जो स्कैटरिंग एंगल है और लैब फ्रेम में जो एंगल आया स्कैटरिंग का, क्या वो एक दूसरे में शिफ्ट किया जा सकता है? उसके लिए फार्मूले बनाएंगे। फिर हम देखेंगे चूंकि इलास्टिक कोलिजन है तो क्या देखेंगे एनर्जी कंजर्वेशन दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, यानी लेबोरेटरी फ्रेम में भी एनर्जी कंजर्वेशन स्टडी की जाएगी और सेंटर ऑफ मास वाले सेंटर मास फ्रेम में भी हम एनर्जी कंजर्वेशन को स्टडी करेंगे। तो ये आज के चैप्टर की आउटलाइन थी हमारे पास। ठीक हो गए ना? तो शुरू करते हैं सबसे पहले कोलिजन से। तो कोलिजन हम किसे कहते हैं? फिजिक्स में कोलिजन के जो मतलब है ना, उसका मतलब स्ट्राइकिंग नहीं है कि एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल को स्ट्राइक करे। इसका मतलब इंटरेक्शन होता है कि पार्टिकल्स के बीच में क्या आ जाए? इंटरेक्शन हो। अब ये इंटरेक्शन जरूरी नहीं है कि फिजिकल कांटेक्ट पे आए, यानी कि दो पार्टिकल्स का एक दूसरे से टकरा जाना फिजिकली हो भी सकता है, हर बार जरूरी नहीं है। और ये इंटरेक्शन आपके पास फील्ड के तौर पे भी हो सकती है। जैसे ग्रेविटी की फोर्स है, आप एक मैस को ऊपर फेंकते हैं तो दूसरा मैस उसको अपनी जानिब खींचता है। तो इसका मतलब वो फिजिकली कांटेक्ट में नहीं है, मगर वो एक दूसरे पे क्या लगा रहे हैं? फोर्स लगा रहे हैं। फोर्स फील्ड के अंदर ये इंटरेक्शन हो रही है। तो आपके पास इस तरह हम इस टर्म को समझते हैं, कोलिजन की टर्म को। समझ आ गई बात? तो अब एक अगली जो टर्म है दैट इज स्कैटरिंग। तो स्कैटरिंग किसे कहेंगे? अगर किसी जगह पे इंटरेक्शन हो रही है और उस इंटरेक्शन में मैसेज और नेचर ऑफ पार्टिकल अन चेंज रहते हैं, यानी उनमें कोई बदलाव नहीं आता। टक्कर खाने से पहले और टक्कर खाने के बाद मैसेज और नेचर ऑफ पार्टिकल सेम रहती है, तो ऐसी कोलिजन को क्या नाम देते हैं? स्कैटरिंग का नाम देते हैं। यानी जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मैसेज एंड नेचर ऑफ पार्टिकल बिफोर कोलिजन इज इक्वल। वो इक्वल है किस चीज के? मैसेज एंड नेचर ऑफ पार्टिकल आफ्टर कोलिजन के। अगर ये कंडीशन पूरी होती है तो हम बोलेंगे कि भाई आपके पास जो कोलिजन है वो क्या है? स्कैटरिंग हो रही है। फिर जो अगली टर्म है दैट इज रिएक्शन। क्या? कि अगर मैसेज और नेचर ऑफ पार्टिकल जो कोलिजन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं पार्टिकल, वो चेंज हो जाए, यानी टक्कर खाने से पहले मैस कुछ और है, टक्कर खाने के बाद कुछ और है, उसकी नेचर चेंज हो जाए, दैट इज कॉल्ड रिएक्शन। तो समझ आई बात? तो ये तीन टर्म्स मुख्तलिफ मौके पे बोली जाएंगी। तो अब आपने समझना है कि हम किस रेफरेंस से इसकी बात कर रहे हैं। अब अगली चीज बड़ी अहम है, दैट इज लेबोरेटरी फ्रेम। लेबोरेटरी फ्रेम क्या है? तो सबसे पहले तो समझें कि लेबोरेटरी फ्रेम एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है जो कि लेबोरेटरी में फिक्स किया गया है। यानी लेबोरेटरी में किसी एक जगह को हम रेफरेंस बना लेते हैं, दैट इज कोऑर्डिनेट सिस्टम वहां पे बन जाएगा। अब जो हम टारगेट कोलिजन देखेंगे तो जो टारगेट पार्टिकल है उसको आम तौर पे किस तरह लिया जाता है? रेस्ट में लिया जाता है। और वो रेस्ट में कहा? विद रिस्पेक्ट टू कोऑर्डिनेट सिस्टम। यानी कौन सा कोऑर्डिनेट सिस्टम? यानी कि लेबोरेटरी फ्रेम। तो इसका मतलब ये हुआ कि लेबोरेटरी फ्रेम में जो टारगेट पार्टिकल है वो किस हालत में होगा? रेस्ट हालत में होगा उसके लिहाज से, यानी लेबोरेटरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिहाज से। और ये टारगेट पार्टिकल कहां रखा जाता है? इसे प्लेस किया जाता है ओरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम, यानी कि लेबोरेटरी फ्रेम के ओरिजिन पे इसे प्लेस किया जाएगा। तो आपने ये बात समझी कि जो आपके पास टारगेट पार्टिकल है वो रेस्ट पे होगा, और किसके रेस्ट पे होगा? लेबोरेटरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्ट पे होगा। और हम उसे कहां पे प्लेस करेंगे? ओरिजिन पे प्लेस करेंगे। ठीक है बात?
अच्छा, अब जो इंसिडेंट पार्टिकल जिसने आगे टक्कर मारनी है टारगेट को, वो एट रेस्ट है, यानी टारगेट किस पे है, एट रेस्ट पे, यानी एक रेस्ट वाले पार्टिकल को आके हिट करता है। अच्छा, यहां से एक चीज समझनी है कि हमने टारगेट पार्टिकल को रेस्ट पे लिया है, जो लेबोरेटरी फ्रेम है वो मूव कर सकता है, यानी कि लेबोरेटरी फ्रेम एज अ होल मूव कर सकता है, मगर जो टारगेट पार्टिकल है वो किस हालत में है, एट रेस्ट की हालत में है। ये चीज इसमें थोड़ी सी कंफ्यूज करती है, मैंने बोल दी इस बात को पहले ही कि लेबोरेटरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है वो मूव कर सकता है, मगर जो टारगेट पार्टिकल जिसे हमने ओरिजिन पे प्लेस किया है वो मूव नहीं कर रहा। ठीक है, तो अब दूसरी सेंस में अब आपके जहन में क्या आ रहा होगा कि भाई लेबोरेटरी फ्रेम मूव कर रहा है तो टारगेट पार्टिकल भी उसके साथ साथ क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, तो वो उसी जगह पे पड़ा है और हमेशा ओरिजिन ही रहेगा उसका। ठीक है। अच्छा, अब क्या जनाब कि आप जैसे जैसे यानी आप स्कैटरिंग की तरफ जाते हैं तो ये टक्कर खाने के बाद जो ये इंसिडेंट पार्टिकल हैं जब क्लोज आ जाते हैं, टक्कर आ जाते हैं, टकराने के बाद डिफरेंट डायरेक्शन में जाते हैं, वो उनकी इंटरेक्शन पे डिपेंड करता है। अच्छा, अब कोलिजन के बाद जिसको टक्कर लगी यानी टारगेट जो था उसे क्या बोलते हैं, रिकॉइल्ड पार्टिकल बोलते हैं। बात समझ आई? तो अब ये जो लेबोरेटरी फ्रेम है इसको मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। जैसे ये देखें, आपके पास m1 एक पार्टिकल है जिसकी वेलोसिटी v1 i मैंने लिख दी है, वो m2 को हिट कर रहा है और m2 रेस्ट पे है। टक्कर खाने के बाद m1 इस तरफ स्कैटर्ड हो गया, m2 इस तरफ स्कैटर्ड हो गया, इसकी वेलोसिटी कहलाएगी v1f, पहले थी v1 i, अब m2 की वेलोसिटी v2f हो जाएगी। ये जिस एंगल पे स्कैटर्ड कर रहा है दैट इज थीटा 1f, ये जिस एंगल पे स्कैटर्ड कर रहा है दैट इज थीटा 2f। बात समझ आई? और ये m2 समझो एक तरह से जब ये हिट करता है तो ये हमारे लेबोरेटरी फ्रेम का ओरिजिन बनता है एक तरह से। ठीक होगी बात? अब जनाब अगली चीज क्या पढ़नी है, सेंटर ऑफ मास फ्रेम। सेंटर ऑफ मास फ्रेम भी क्या है, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कोऑर्डिनेट सिस्टम फिक्स मैंने किया है कहां पे, सेंटर ऑफ मास ऑफ टू कोलाइडिंग पार्टिकल, यानी कि दो कोलाइडिंग पार्टिकल का जो सेंटर ऑफ मास होगा वहां पे इसे मैंने फिक्स किया है। वहां से मैंने कहा कि ये कोऑर्डिनेट सिस्टम बन रहा है जिसे मैंने क्या नाम दिया, सेंटर ऑफ मास ऑफ फ्रेम। जैसे आप इस तस्वीर में देखें, m1 और m2 दो पार्टिकल दिखाई दे रहे हैं, इनके सेंटर में मैंने कहा कि ये सेंटर ऑफ मास फ्रेम है, तो ये जगह मेरे लिए क्या कहलाएगी, सेंटर ऑफ मास फ्रेम। तो ये भी एक क्या बना रहा है, कोऑर्डिनेट सिस्टम बना रहा है। इसको मैंने कहां पे फिक्स किया है, सेंटर ऑफ मास ऑफ टू कोलाइडिंग पार्टिकल। m1 और m2 का जो सेंटर ऑफ मास बनेगा वो जगह, वो सेंटर ऑफ मास वाली जगह मेरे लिए क्या बनेगी, कोऑर्डिनेट सिस्टम बनेगी। अब ये जो सेंटर ऑफ मास फ्रेम बनता है ये मेरे लिए रेस्ट पे है, यानी इस तस्वीर में ये जो सेंटर ऑफ मास फ्रेम है ये रेस्ट में है, ये कभी नहीं मूव करेगा, और इससे मैं कहूंगा ये एक तरह से कोऑर्डिनेट सिस्टम का क्या बन गया, ओरिजिन बन गया। अब जो इंसिडेंट पार्टिकल आ रहा है, जो टारगेट पार्टिकल आ रहा है, उसको मैंने किसके लिहाज से मेजर करना है, सेंटर ऑफ मास ऑफ फ्रेम के लिहाज से मेजर करना है, यानी इसके लिहाज से इसकी वेलोसिटी देखूंगा, इसके लिहाज से इसकी वेलोसिटी देखूंगा। तो अब आपके पास जो टारगेट पार्टिकल है वो रेस्ट पे भी हो सकता है, वो मोशन पे भी हो सकता है। अब आपके पास जब इस सेंटर ऑफ मास वाले केस में पार्टिकल एक दूसरे की जानिब आते हैं और टक्कर खाते हैं तो वो फिर मुख्तलिफ सिमतों में चले जाते हैं। जैसे आप देखो m1 इस तरफ डाइवर्ट हो गया, m2 इस तरफ चला गया, तो आपके पास ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट जाते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं, तो ये चीज सेंटर ऑफ मास फ्रेम आ गई। तो अब आपके ज़हन में कंसेप्ट बन रहा है सेंटर ऑफ मास फ्रेम का और एक लेबोरेटरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस का। इन दोनों के लिहाज से हमने कोलिजन को स्टडी करना है और फिर हमने साबित करना है कि यहाँ पे जो कोलिजन है और यहाँ पे जो कोलिजन है इनको रिलेट किया जा सकता है आपस में। ठीक होगी बात? यानी इधर फ्रेम ऑफ रेफरेंस सेंटर ऑफ मास ऑफ फ्रेम है, इधर लेबोरेटरी ऑफ फ्रेम रेफरेंस है, तो दोनों में मुझे कोलिजन को स्टडी करना है। अच्छा जी, तो अब आपके पास क्या आ गया, अब आप लेबोरेटरी फ्रेम समझ चुके हैं। अब आपको पता है कि लेबोरेटरी फ्रेम में टारगेट रेस्ट पे होता है। अब आपको पता है सेंटर ऑफ मास फ्रेम में दोनों पार्टिकल सेंटर ऑफ मास की जानिब जैसे यहाँ पे मूव कर रहे हैं, और सेंटर ऑफ मास दोनों पार्टिकल के आपके पास जो सेंटर ऑफ मास बनेगा वही चीज मेरे लिए क्या बन जाएगी, कोऑर्डिनेट सिस्टम बन जाएगी, और उसे मैं सेंटर ऑफ मास को क्या समझूंगा कि ये मेरे लिए ओरिजिन है।
यानी जो सेंटर ऑफ मास है इन दो पार्टिकल्स के सिस्टम का, वो मेरे लिए क्या हो जाएगा, ओरिजिन हो जाएगा। तो जनाब ये इब्तदाइया था। हमने क्या क्या देखा, हमने कोलिजन देखी, स्कैटरिंग, रिएक्शन, लेबोरेटरी फ्रेम और सेंटर ऑफ मास। ठीक होगी बात। तो अब आपको समझ आ रही है इस चीज की। तो अब आप देखो m1 की वेलोसिटी, यहाँ पे सेंटर ऑफ मास में जो वेलोसिटीज के नाम है वो जरा देख लें क्या क्या है। तो अब आप देख सकते हैं कि वो वेलोसिटीज के नाम आपने कहा, m1 की वेलोसिटी v1 प्राइम है और टक्कर खाने के बाद v1 प्राइम f है। इधर m2 की वेलोसिटी v2 प्राइम है और टक्कर खाने के बाद v2 प्राइम 2f है। यानी अब आपको समझ आ रही है कि जनाबे वाला के सेंटर ऑफ मास वाली वेलोसिटियों के ऊपर प्राइम लगा हुआ है, ठीक है, और जो लेबोरेटरी फ्रेम वाली वेलोसिटियां उस पर प्राइम नहीं लगा हुआ। तो ये चीज अब आप ध्यान में रखते हुए हम आगे चलते हैं, इसको देखते हैं। तो अब पहली डेफिनेशन जो हमारे पास प्रॉपर आ रहा है वो है इलास्टिक कोलिजन इन लैब एंड सेंटर ऑफ मास कोऑर्डिनेट सिस्टम, जो आज की हमारी बुनियादी हेडिंग थी। तो अब हम करने क्या जा रहे हैं, हम कोलिजन के एक्सपेरिमेंट को लेबोरेटरी फ्रेम में देखेंगे और उसको उसके लिहाज से मेजरमेंट करेंगे, लेबोरेटरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिहाज से मेजरमेंट करेंगे। फिर हम देखेंगे कि आपके लिए ज्यादा आसान हो जाएगा कि अगर हम कोलिजन को कहां से मेजर करें, सेंटर ऑफ मास के रेफरेंस से मेजर करें। तो आपके पास ऐसा फ्रेम जो सेंटर ऑफ मास पे लाई करेगा, ऐसा कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो उसे हम क्या नाम देंगे, सेंटर ऑफ मास फ्रेम का नाम देंगे। तो दोनों अब फ्रेम हम पहले डिटेल में पढ़ चुके हैं, तो शुरू करते हैं। तो लेट्स से हमारे पास एक इलास्टिक कोलिजन हो रही है, किस किस की, मास 1 की जिसकी वेलोसिटी कितनी है v1 और मास 2 की जिसकी वेलोसिटी कितनी है v2। अभी हम ये कंसीडर कर रहे हैं। तो ठीक है, अब हम जानते हैं कि सिर्फ इंटरनल फोर्सेस लग रही हैं। तो अब इंटरनल फोर्सेस लग रही हैं तो सेंटर ऑफ मास आपके पास अनअफेक्टेड रहेगा इन कोलिजन्स के बीच में। क्या मतलब, अब आपने पढ़ा था इससे पिछले हमारे पास कुछ लेक्चर्स पहले कि सेंटर ऑफ मास पे बिल्कुल पार्टिकल की तरह ओबे करता है। अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगेगी तो इसका मोमेंटम चेंज होगा, इसकी वेलोसिटी में चेंज आएगा। मगर अब चूंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, सिर्फ कौन सी फोर्स है, इंटरनल फोर्सेस हैं, तो सेंटर ऑफ मास का मोमेंटम चेंज नहीं होगा, उसकी मोशन चेंज नहीं होगी। ठीक होगी बात। तो ये चीज अब हम लेके चल रहे हैं। तो अगर हम कहें कि इसकी पोजीशन निकालो, ये चीज हमने पहले भी की हुई है। ओरिजिन से हमने देखा पोजीशन m1 की x1 आ गई, m2 की x2 आ गई, सेंटर में हम वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो वो वैल्यू हमने इससे पहले फाइंड आउट की हुई है, m1 x1 प्लस m2 x2 ओवर m1 प्लस m2, और ये m1 प्लस m2 टोटल मास ऑफ द सिस्टम बन जाएगा। अब हमारे सिस्टम में कितने पार्टिकल्स हैं, 2 पार्टिकल हैं, तो टोटल मास आ जाएगा। तो टोटल मास कैसे आ सकता है, m1 प्लस m2 के तौर पे हम लिख सकते हैं। तो अब जनाब ये चीज हमने लिख ली, ये हमारी पोजीशन आ चुकी है सेंटर ऑफ मास की। अब मैं वेलोसिटी निकालना चाहता हूं, तो वेलोसिटी कैसे निकलेगी, अगर मैं पोजीशन को डेरिवेट कर देता हूं टाइम के लिहाज से, तो आप देखो मैंने इस वैल्यू को डेरिवेट कर दिया, डी बाई डी टी लगा दिया। अब आपके पास टोटल मास तो कांस्टेंट होगा, तो अब x आप लिख सकते हो कि d ओवर डी टी x1 को v1 कह देंगे, d ओवर डी टी x2 को हम v2 बोल देंगे। तो वो वैल्यू मैंने यहाँ पे लगा दी। m1 कांस्टेंट था, m2 कांस्टेंट था, टोटल मास कांस्टेंट था। तो आपने इन दोनों को अलग अलग डेरिवेट किया, तो m1 v1 आई प्लस m2 v2 आई ओवर m आ गया। अब ये हमारे पास क्या आ रही है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। ये समझना है आपने कि ये वेलोसिटी है किसकी, सेंटर ऑफ मास की। यानी मैं ये समझ रहा हूं कि पूरा सेंटर ऑफ मास क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। ठीक है, अब बड़ी अहम बात है कि हमने क्या कंसीडर करना है कि ये जो इलास्टिक कोलिजन हमने देखनी थी, जो दो मैसेज के बीच में आनी थी, सेम कोलिजन को हमने एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखना है जो मूव कर रहा है किससे, लेबोरेटरी फ्रेम के लिहाज से। क्या मतलब, यानी सेंटर ऑफ मास वाला जो फ्रेम है वो मूव कर रहा है किस वेलोसिटी से, इस वेलोसिटी से, और किसके लिहाज से, रिलेटिव है किसके, लेबोरेटरी फ्रेम के लिहाज से। क्या मतलब कि सेंटर ऑफ मास वाला जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो मूव करेगा किसके लिहाज से, लेबोरेटरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिहाज से। तो उस दौरान जो कोलिजन होगी उसे हमने स्टडी करना है, उस कोलिजन को हमने देखना है। तो बात समझ आ रही है। अब मुझे सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी पता लगी, क्यों मैंने निकाली, मैंने कहा कि सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी है
ये अब हम किसके रिलेटिव देख रहे हैं? लेबोरेटरी फ्रेम के रिलेटिव उसकी मोशन को देख रहे हैं। ठीक होगी बात? तो शुरू करते हैं जनाब। अब हमें पता है कि लेबोरेटरी फ्रेम में तो सेकंड पार्टिकल मास 2 किस हालत में था? रेस्ट की हालत में था। तो इसका मतलब ये हुआ इस इक्वेशन में V2I को क्या किया जा सकता है? 0, क्योंकि वो तो इनिशियली किस हालत में है? रेस्ट की हालत में है। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी आपकी? तो आप इक्वेशन लिख सकते हैं कि जनाब कि आपके पास ये फैक्टर 0 हो गया m1 v1i ओवर m1 प्लस m2, और हम इसे कैपिटल M के तौर पे जानते हैं, तो ये कैपिटल M आ जाएगा। तो यहाँ पे ये वाला फैक्टर हमने 0 कर दिया, क्योंकि लेबोरेटरी फ्रेम में m2 किस हालत में है? रेस्ट की हालत में है। ठीक होगी बात? तो अब आपको ये इक्वेशन समझ आ रही है। इसमें V2I को 0 किया गया तो ये इस शक्ल में आ जाएगा। तो ये अब आप देखो सेंटर ऑफ मास इंसिडेंट पार्टिकल V1I के लैंग्वेज में आ रहा है। जैसे आप यहाँ पे देखो तो ये V1I था आपके पास, तो सेंटर ऑफ मास आपके पास आपने देखा उसकी मूवमेंट को किसके लिहाज से? इंसिडेंट पार्टिकल के लिहाज से। तो हम कह सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास हम कह सकते हैं इंसिडेंट पार्टिकल की डायरेक्शन में है। तो आप याद रखिएगा, फिर ये बहुत कीमती बात है कि आपने क्या किया, आपने सेंटर ऑफ मास को रिलेटिवली देख रहे हैं, मूव कर रहा है वो किसके साथ? लेबोरेटरी फ्रेम के साथ। तो इसलिए चीजें आपस में अब रिलेट हो रही हैं कि सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी है वो उसी सिमत में आ रही है जिस सिमत में इंसिडेंट पार्टिकल आ रहा था। इसका मतलब है इंसिडेंट पार्टिकल को स्टडी करना होगा तो मैं किसको स्टडी कर सकता हूँ? लॉस सेंटर ऑफ मास को स्टडी कर सकता हूं, क्योंकि दोनों एक ही सिंथ में क्या कर रहे थे? मूव कर रहे थे। बात समझ आ रही है? तो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन हमने पढ़ी हुई है इससे पहले। हमें पता है कि v बराबर जो होती है, जो लेबोरेटरी फ्रेम की वेलोसिटी होती है v प्राइम प्लस u। अब v प्राइम क्या है बनाई भाई? हमने वो वेलोसिटी जो मेजर की जब फ्रेम मूव कर रहा था, किसके लिहाज से? लेबोरेटरी के लिहाज से। यानी ये वेलोसिटी मैंने तब उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में की जिसे लेबोरेटरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। u वाली वेलोसिटी कौन सी है? जो आपके पास सेंटर ऑफ मास मूव कर रहा है किसके लिहाज से? लेबोरेटरी फ्रेम के लिहाज से। v प्राइम वाली वेलोसिटी कौन सी है? ये वो वेलोसिटी है जो मैंने मेजर की फ्रेम ऑफ रेफरेंस की, जो लेबोरेटरी रेफरेंस के लिहाज से मूव कर रहा था। बात समझ आ रही है? तो ये इसका मतलब लेबोरेटरी फ्रेम की वेलोसिटी इन दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस की वेलोसिटी से मिलके बनेगी। तो जनाबे वाला, अब आपके पास यहाँ से v वेलोसिटी जैसे आप लिख सकते हैं लेबोरेटरी फ्रेम की है। v प्राइम कौन सी वेलोसिटी है? इन रेफरेंस दैट इज मूविंग विद रिस्पेक्ट टू लेबोरेटरी। और u क्या है? मूविंग फ्रेम रिलेटिव टू द लेबोरेटरी फ्रेम। जो ये कहा था कि मूविंग फ्रेम रिलेटिव टू द लेबोरेटरी फ्रेम, जो कौन सा था? सेंटर ऑफ मास था। तो मैंने यही कर दिया कि आपके पास u बराबर है VCM। तो यहाँ से इक्वेशन ये इस शक्ल में आ जाएगी, v बराबर आ जाएगा v प्राइम प्लस VCM। और VCM तो अभी मैंने निकाली कि आपके पास किसके बराबर है? m1 ओवर m1 प्लस m2 इंटू V1I। तो ये अब आपने इसमें वैल्यू प्लेस कर सकते हैं। मगर अब हमने करना क्या है? हमने क्या इनिशियल वेलोसिटी निकालनी है m1 m2 की, जो मूविंग फ्रेम में है विद रिस्पेक्ट टू लेबोरेटरी फ्रेम। बात समझ आ रही है? यानी एक जो मूव करते हुए हमने वेलोसिटी निकाली और वो हमने निकालनी है। तो इस इक्वेशन के लिहाज से अगर मैं सोचूं तो v प्राइम मुझे चाहिए, तो v माइनस VCM आ जाएगा। तो उस लिहाज से अगर मैं m1 की वेलोसिटी इनिशियल देखूं तो v1 प्राइम बराबर आ जाएगा v1I माइनस VCM। यानी फर्स्ट पार्टिकल m1 पार्टिकल की मूविंग फ्रेम में जो वेलोसिटी मैंने मेजर की, किसके लिहाज से मेजर की? लेबोरेटरी फ्रेम के लिहाज से मेजर की। क्या मतलब कि लेबोरेटरी फ्रेम एक जगह पड़ा है और वो मेरा पार्टिकल एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस में मूव कर रहा है, तो दोनों उस लिहाज से लेबोरेटरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिहाज से उसकी जो वेलोसिटी बनती है, तो वो अब आपके पास v1 प्राइम आ गई। तो आप उसे कहेंगे v1 माइनस VCM की वैल्यू प्लेस कर दी हमने यहाँ से। अब दोनों में v1I कॉमन है तो उसे कॉमन लिया जा सकता है। इसे सॉल्व करेंगे तो m2 ओवर m1 प्लस m2 इंटू V1I आ जाएगा। इसी तरीके से सेकंड पार्टिकल तो V2I आ जाएगा। वो भी इसी सोच पे लिखा जा सकता है कि v माइनस VCM। तो आप V2I बराबर लिखेंगे V2I माइनस VCM। तो अब आपको पता है कि इनिशियल वेलोसिटी तो आपने कितनी ली हुई है, आपको लेबोरेटरी फ्रेम में पता है कि उसकी सेकंड m2 0 है। तो इसका मतलब ये 2I तो 0 हो जाएगी, माइनस VCM की वैल्यू लग जाएगी।
तो ये आंसर आ जाएगा। अब ये इनिशियल वेलोसिटी थी m1 और m2 की टक्कर खाने से पहले, ये हमने किसके रिस्पेक्ट से देखी? लेबोरेटरी फ्रेम के रिस्पेक्ट से देख रहे हैं। अच्छा, अब मुझे फाइनल वेलोसिटी चाहिए अगेन m1 m2 की, और ये भी किसके रिस्पेक्ट से चाहिए? लेबोरेटरी फ्रेम के रिस्पेक्ट से टक्कर हो गई। टक्कर अब जब होती है, कोलाइड हो गया, तो इसका मतलब हम जानते हैं कि भाई इंसिडेंट पार्टिकल जो था वो आके एक टारगेट पार्टिकल को हिट करता है जो कि रेस्ट पे है। तो हमने इससे पहले इलास्टिक कोलिजन्स के फार्मूले पढ़े थे, आपको याद है v1 और v2 निकाले थे। अब चूंकि हम फाइनल वेलोसिटी निकाल रहे हैं तो v1 के साथ f आ गया, v2 के साथ f आ गया, और इस सारे दोनों मामलात में हम v2 को क्या करेंगे? जीरो, क्योंकि टारगेट पार्टिकल किस हालत में है? रेस्ट हालत में है। तो आपके पास v2 जीरो हो जाएगा, तो रिमेनिंग फैक्टर ये आ जाएगा m1 माइनस m2 m1 प्लस m2 इंटू v1, दैट इज इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन केस में हमने ये देखा था, ये फार्मूला ड्राइव किया था। फिर इसी तरीके से v2f आ जाएगा, अगेन यहाँ पे v2 जीरो हो जाएगा, तो आपके पास रिमेनिंग फैक्टर ये आ जाएगा। अब आपके पास टक्कर खाने के बाद की वेलोसिटी मालूम है, ठीक है। अब आप कहोगे कि मूविंग फ्रेम की जो लेबोरेटरी फ्रेम के लिहाज से जो विद रिस्पेक्ट टू लेबोरेटरी फ्रेम आ जाएगा, तो v1 प्राइम एफ माइनस v1f माइनस vcm, सेम इसी सोच पे जो ये जो फार्मूला बना है, इसमें से v प्राइम चाहिए तो v माइनस vcm आ जाएगा। अब चूंकि मुझे फाइनल चाहिए तो इन सब के साथ फाइनल लगा दूंगा, तो ये आ जाएगा v1f प्राइम माइनस v1f माइनस vcm। तो अब आपके पास v1f की वैल्यू मौजूद है, VCM की वैल्यू मौजूद है, दोनों वैल्यूज VCM की वैल्यू ये आपके पास है, तो दोनों वैल्यूज आपके पास लग जाएंगी। V1F की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, VCF की वैल्यू वो पीछे है, दोनों वैल्यूज को सॉल्व करेंगे, V1 कॉमन लिया जा सकता है, ये फैक्टर आ जाएगा माइनस m2 m1 ओवर m प्लस m2 इंटू vi आ जाएगा। इसी तरीके से सेकंड पार्टिकल की वेलोसिटी v2f आ जाएगा, माइनस vcm, v2f मैंने निकाल लिया हुआ है, vcm भी मेरे पास मालूम है, दोनों को सॉल्व करूंगा, ये वैल्यू आ जाएगी। अब आप इन दोनों वैल्यू को ऑब्जर्व करो, ये वैल्यू नेगेटिव में आ रही है, ये वैल्यू पॉजिटिव में आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि सेंटर ऑफ मास फ्रेम में जो वेलोसिटियां हैं टक्कर खाने के बाद क्या हो जाएंगी? रिवर्स हो जाएंगी। ठीक होगी बात? तो अब आपके पास ये एक रिजल्ट हमारे पास आ चुका है। अब जो डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल थी सेंटर ऑफ मास फ्रेम में, वो सेम थी किसके? डायरेक्शन ऑफ मोशन सेम इंसिडेंट पार्टिकल इन लेबोरेटरी फ्रेम। ये बात हमने यहाँ पे की थी ना कि आपके पास के बेस, आपके पास जो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास है अलोंग है किसके? इंसिडेंट पार्टिकल के, इसके टूल के अकॉर्डिंग। तो इसी लिहाज से हमने यहाँ पे लिखा कि जो डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल इन सेंटर ऑफ मास यानी जो वेलोसिटी है उसे हम सेम मान रहे हैं डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ सेम इंसिडेंट पार्टिकल इन लेबोरेटरी फ्रेम, यानी कि जो आपके पास इंसिडेंट पार्टिकल सेंटर ऑफ मास फ्रेम में बनता है उसकी जो मोशन है वो वैसी होगी जैसे लेबोरेटरी ऑफ फ्रेम में इंसिडेंट पार्टिकल की आती है। अच्छा जी, अब जरा एक नई बात शुरू करते हैं, एंगल ऑफ स्कैटरिंग देखते हैं। जो हमारे पास सिस्टम है जो मूव कर रहा है वो वैसा ही होगा जो किसमें आएगा? सेंटर ऑफ मास सिस्टम में। कैसे जी? अब v1f हम जानते हैं कि टक्कर खाने के बाद की जो आपके पास वेलोसिटी है, अगर आप इस फिगर में देखें तो आपको समझ आएगी, दैट इज v1। आपके पास θ1f आएगा जो कि v1f हम इसकी बात कर रहे हैं, कोलिजन के बाद जो इस लेबोरेटरी फ्रेम में मूव कर रहा है इस तरीके से। तो अब आप यहाँ से देखना चाहते हैं तो आप कहेंगे कि भाई v1f को हम निकाल सकते हैं इन टर्म ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। कैसे? तो आपने अभी भी वैल्यू निकाल ली है, v1f की वैल्यू आई है माइनस m2 m1 प्लस v1 आई, तो ये वैल्यू आ गई। हम जानते हैं सेंटर ऑफ मास इसके बराबर होता है, इसे रेसिप्रोकल v1 की वैल्यू यहाँ से निकाली जा सकती है, तो ये वैल्यू आप इस जगह पे प्लेस कर देंगे। जब आप ये वैल्यू यहाँ पे प्लेस करेंगे तो ये वैल्यू इस जगह पे आ जाएगी, तो आपके पास इनको सॉल्व आउट किया जा सकता है, ये माइनस m2 ओवर m1 आ जाएगा, तो ये रेशियो आ जाती है आपके पास। अगर हम सिर्फ मैग्नीट्यूड देखें वेलोसिटीज की रेशियो का मैग्नीट्यूड, तो वो m2 ओवर m1 के तौर पे लिया जा सकता है। तो ये वेलोसिटी आपने इन टर्म ऑफ सेंटर ऑफ मास निकाली कि भाई टकराने के बाद इंसिडेंट पार्टिकल की वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन दैट इज इक्वल टू दिस वन। अब अगर हम के एंगल ऑफ स्कैटरिंग निकालें तो ऊपर जो फिग पड़ी है उसी फिग को मैंने अरेंज किया है।
अगर आप देखो ज़रा इस फिग में कि यहाँ पे ये आपका ओरिजिन बन जाए और इसको हम थोड़ा-सा यहाँ से आगे मूव करके यहाँ पे ले आएँ, ये ओरिजिन है आपका, तो यहाँ से पोज़ीशन यहाँ पे आ जाएगी, तो 2 ये सेंटर ऑफ मास आ जाएगा, यहाँ पे आपका V1F आ जाएगा, तो ये V1F कितना बना रहा है θ1F, तो सेम इसी फिग को हमने अरेंज किया है, तो जो कि आपके पास इस शक्ल में अब आपको दिखाई दे रही है, that is V1F, that is V1 prime F, that is the particle moving with respect to laboratory frame. तो अब आपके पास क्या आ रहा है तो दोनों की वैल्यू हमने प्लेस कर दी, जो आपके पास अगर आप देखो तो जो पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम ऑफ लेबोरेटरी मूव कर रहा था, डेट इज कैपिटल थीटा और डेट इज स्मॉल थीटा के तौर पे हम इसे ले रहे हैं, तो आप दोनों कंपोनेंट्स देख सकते हैं, मुझे थीटा चाहिए, तो जो हमारे पास इंसिडेंट पार्टिकल टकराने के बाद कितने एंगल पे डाइवर्ट हुआ, θ1F आ जाएगा, तो आप इसके एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट tan की मदद से निकाल सकते हैं। अगर आप इसका y कंपोनेंट देखें तो V1F प्राइम F sin थीटा के तो लिखा जा सकता है और डिवाइडेड बाय V1F cos थीटा प्लस VCM अकॉर्डिंग टू दिस फिग आप देख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक VCM है, तो इस V को हम किस तौर पे ले सकते हैं, तो ये VCM के तौर पे ऐड हो जाएगा। अब हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे कि V1F से डिवाइड कर देते हैं, ऊपर भी डिवाइड करेंगे नीचे भी डिवाइड करेंगे, तो ये फैक्टर इस तौर पे आ जाएगा VCM ओवर V1F, और हम जानते हैं कि V1F प्राइम ओवर VCM बराबर होता है M2 ओवर M1 के, यहाँ पे तो VCM ओवर V प्राइम 1F है, तो इसको रेसिप्रोकल कर सकते हैं M1 ओवर M2, तो आप इस जगह पे M1 ओवर M2 प्लेस कर दिया इसकी जगह पे, तो अब आपके पास ये एक फैक्टर आ चुका है, इस जगह पे हम ये कह सकते हैं ये एंगल ऑफ स्कैटरिंग है। अब देखो ये जो θ1F है, इंसिडेंट पार्टिकल इन लेबोरेटरी फ्रेम, that is related with the center of mass angle of scattering साथ है, तो आपके पास जो सेंटर ऑफ मास में स्कैटरिंग एंगल आ रहा है उसको आपने रिलेट किया किसके साथ, लेबोरेटरी फ्रेम के एंगल के साथ रिलेट किया फॉर M1। अगर हम कहें कि M2 बहुत बड़ा है किससे, क्या मतलब कि टारगेट पार्टिकल बहुत बड़ा है, तो अब आप ये फैक्टर निगलेक्ट कर सकते हो क्योंकि डिवाइडिंग फैक्टर लार्ज आ जाएगा, वेरी स्मॉल क्वांटिटी आएगी, तो आपके पास रिमेनिंग साइन ओवर कॉज आ जाएगा, tan थीटा आ जाएगा, तो इसका मतलब कि आपके पास जो एंगल ऑफ स्कैटरिंग लेबोरेटरी फ्रेम में है यानी θIF दैट इज इक्विवेलेंट टू एंगल ऑफ स्कैटरिंग इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम आ जाएगा, तो बात समझ आई, तो इस तरीके से ये बराबर माने जा सकते हैं। फिर अगर हम कहें कि अगर टारगेट पार्टिकल और इंसिडेंट पार्टिकल कंपेरेबल मैसेज के हैं यानी M1 बराबर है M2 के, तो इसका मतलब M1 बराबर M2 के, तो ये कट के 1 आ जाएगा, तो cos थीटा प्लस 1 आ जाएगा, तो आप यहाँ पे इस फैक्टर पे लिख सकते हैं साइन थीटा को हम लिख सकते हैं 2 साइन थीटा ओवर बाई 2 cos थीटा बाई 2 और 1 प्लस cos थीटा को लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, इसे कैंसिल करेंगे तो ये tan थीटा बाई 2 आ जाएगा, मतलब कि जो आपका लेबोरेटरी फ्रेम में एंगल है और आपके पास जो सेंटर ऑफ मास का एंगल है तो वो आपके पास निस्फ होगा उससे। ये किस सूरत में होगा, जब मैसेज क्या होंगे, कंपेरेबल होंगे। इसी तरीके से हम साबित कर सकते हैं फॉर M2 कि आपके पास M2 मास का जो स्कैटरिंग एंगल है वो सारा स्टेप दोबारा करेंगे तो tan थीटा 2 बराबर आ जाएगा sin थीटा माइनस 1 माइनस cos थीटा, तो ये तो मैंने मास 1 का स्कैटरिंग एंगल देखा था इन टर्म ऑफ सेंटर ऑफ मास स्कैटरिंग एंगल, ये मास M2 का स्कैटरिंग एंगल होगा इन टर्म ऑफ सेंटर ऑफ मास स्कैटरिंग एंगल के तौर पे, ठीक होगी बात। तो अब हमने जो चीज देखनी है दैट इज एनर्जी कंजर्वेशन इन लेबोरेटरी फ्रेम और सेंटर ऑफ मास, तो पहले हम देख लेते हैं एनर्जी तो कंजर्व होती है, हम कहेंगे दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, लेबोरेटरी फ्रेम में भी और सेंटर ऑफ मास फ्रेम में भी। अब उसका प्रूफ देखेंगे क्या ऐसा होता है, तो सबसे पहले लेबोरेटरी फ्रेम मैंने बना दिया, तो आपके पास देखो M1 मूव कर रहा था, सिर्फ शुरू में M2 रेस्ट पे था, तो मैंने जो काइनेटिक एनर्जी लिखी बिफोर कोलिजन दैट इज ओनली ड्यू टू मास 1 बिफोर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन बोथ मैसेज आर मूविंग, सो आपके पास दोनों मैसेज के पास काइनेटिक एनर्जी होगी, तो आपने आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी v1f निकाली है, v2f निकाली है, दैट इज फ्रॉम दिस रिलेशन कि v1f भी है v2f भी है, दोनों वैल्यूज आप ले सकते हो, इसमें प्लेस कर दोगे, इन दोनों को सॉल्व आउट करेंगे तो इसमें से 1/2 है, 1/2 का कॉमन लिया जा सकता है, v1 प्राइम v1 आई स्क्वायर इसमें कॉमन लिया जा सकता है, इसी तरीके से m1 और m1 मल्टीपल है, ये भी कॉमन लिया जा सकता है,
तो जब आप वो कॉमन ले लेंगे, रिमेनिंग फैक्टर को सॉल्व करेंगे तो ये फैक्टर आ जाएगा। तो ज़रा देखो, जो आफ्टर आया आपके पास रिजल्ट दैट इज इक्वल टू इनिशियल, यानी जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी और जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी थी वो बराबर हो गई। तो अब आप कह सकते हो कि लेबोरेटरी फ्रेम में एनर्जी कंजर्व रहती है। अब जरा सेंटर ऑफ मास के फ्रेम को देखते हैं। तो सेंटर ऑफ मास फ्रेम में आप देखो m1 भी मूव कर रहा है और आपके पास m2 भी मूव कर रहा है। दोनों एक दूसरे के मुखालिफ मूव कर रहे हैं, मगर चूंकि काइनेटिक एनर्जी स्केलर होती है, हमें इससे कोई गर्ज नहीं होता, तो हम लिख सकते हैं 1/2 m1 v1 प्राइम और स्केयर आ जाएगा। जैसे आप यहाँ पे ये देख सकते हैं इस जगह पे, तो आपके पास ये इक्वेशन बनी हुई है। इसी तरीके से अब आपके पास v1 प्राइम की वैल्यू भी है, v2 प्राइम की वैल्यू भी है, यानी आपने ये वैल्यू निकाली हुई है। v1 f फाइनल आपके पास है और यहाँ पे v1 इनिशियल है और ये v1 फाइनल है। तो सेंटर ऑफ मास की जो विद रिस्पेक्ट टू किसके था, लेबोरेटरी ऑफ फ्रेम के आपने वैल्यू निकाली हुई है। तो अब आपने ये दोनों वैल्यूज इनिशियल में लगा सकते हैं, यहाँ से जो v1f और v2f निकाला है वो आप फाइनल में लगा सकते हैं। तो दोनों वैल्यूज जब आप प्लेस करेंगे, इनिशियल को देखते हैं तो ये वैल्यू लगा दिया आपने, इसको सॉल्व आउट किया जा सकता है, स्क्वायर ओपन कर दिया, देन आप कॉमन ले सकते हैं फैक्टर, तो आपके पास रिमेनिंग फैक्टर आ जाएगा। फाइनल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल बनेगी 1/2 v1 i स्क्वायर m1 m2 ओवर m1 प्लस m2। अब सेंटर ऑफ मास में आफ्टर कोलिजन अगर आप देखो तो अभी भी दोनों मैसेज एक दूसरे के अपोजिट मूव कर रहे हैं। अभी भी आपने इनकी v1f प्राइम v2f प्राइम वैल्यूज निकाल चुके हैं, वो वैल्यूज प्लेस कर देंगे, स्क्वायर ओपन करेंगे, सॉल्व करेंगे, सेम वही रिजल्ट आएगा जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का आया। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बराबर है किसके, फाइनल काइनेटिक एनर्जी के। तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है सेंटर ऑफ मास में भी। तो आज के टॉपिक में आपने देखा सबसे पहले स्कैटरिंग का प्रोसेस देखा, तो अब फिर आपने देखा कि सेंटर ऑफ मास फ्रेम क्या होता है, लेबोरेटरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, फिर आपने दोनों को आपस में रिलेट किया, फिर आपने कहा कि सेंटर ऑफ मास को हमने मूव करवाया विद रिस्पेक्ट टू लेबोरेटरी ऑफ फ्रेम रेफरेंस के, उससे हमने सारी बुनियाद बनाई। फिर हमने अपने वहां से साबित किया कि भाई आपके पास दोनों जो हमारे पास वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास है वो उसी सिंथ में होगी जिस सिंथ में इंसिडेंट पार्टिकल की डायरेक्शन होती है। फिर हमने वहां से दोनों स्कैटरिंग एंगल नोट किए, हमने स्कैटरिंग एंगल को ट्रांसफॉर्म किया। फिर हमने एनर्जी कंजर्वेशन देखी कि लेबोरेटरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में भी एनर्जी कंजर्व रहती है, सेंटर ऑफ मास में भी एनर्जी कंजर्व रहती है। तो ये इलास्टिक कोलिजन हमने देखी इन लेबोरेटरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस और इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो जनाब आज के लिए बस इतना ही था। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही जी। ओके, अल्लाह हाफिज।